Hello viewers, welcome to the channel Learning Support. In this video we are doing important mythological references or historical events from Merchant of Venice. Our first reference is what is Wealthy Andrew. A Spanish ship named Andrea was captured by English in 1596. It ran aground when it was being brought to England. Andrew refers to a big cargo ship since then. एक्ट 1 सीन 1 में जब एंटोनियो के उदास मूड का कारण पे डिस्कशन हो रहा है तब सैलरीनो उसे बोलते हैं कि तुम्हारी उदासी का कारण तुम्हारे कार्गो शिप्स हो सकते हैं जो बाहर गए हुए हैं और तुम्हें इस बात की चिंता है कि वो ठीक ठाक हैं कि नहीं। अगर मेरे कार्गो शिप्स या मेरा वेल्दी एंड्रयू अगर ऐसे बाहर कहीं हो तो मैं भी ऐसे ही परेशान रहूँगा। हर चीज़ मुझे इस बात की तरफ ध्यान खिंचाएगी कि मेरा वेल्दी एंड्रयू या मेरा कार्गो शिप कहीं मुसीबत पे तो नहीं है। Our next reference is Janus, a Roman god usually depicted with two heads looking in opposite directions, one happy and one sad. He has been gifted by god Saturn to see past and future. Reference to Janus is to show that there are two types of people, one happy and other sad. यहाँ फिर एंटोनियो के मेलंकली मूड के बारे में बात की जा रही है और सैलरीनो बोलते हैं कि अगर दो सर वाले जानूस की बात की जाए तो दुनिया में नेचर ने दो तरह के इंसान बनाए हैं, एक जो बहुत खुश रहते हैं जिन्हें हर एक बात पे हंसी आती है और दूसरे जो बिल्कुल हंसते नहीं हैं या सैड रहते हैं। Our next reference is Nestor. In Greek mythology, Nestor was the king of Pylos. He was one of the greatest generals in Trojan War. He was famous for his wisdom. He was so grave that if he laughed at a joke, it meant that the joke was actually funny. सैलरीनो यहाँ पर उन लोगों को नेस्टर की तरह मानते हैं जो बहुत कम हंसते हैं या बिल्कुल हंसते नहीं हैं। ग्रीक मैथोलॉजी में किंग नेस्टर हैं जो पाइलोस के किंग हैं। वो हैं तो ग्रेटेस्ट जनरल और बहुत ही सयाने भी हैं, लेकिन वो इतने गंभीर स्वभाव के हैं कि अगर उन्होंने किसी जोक पे हंसा तो इसका मतलब है वो जोक बहुत ही ज़्यादा फनी रहेगा। नेक्स्ट रेफरेंस सर ओरेकल. In Greek mythology, oracle was believed to be voice of gods, uttered through mouth of priest and priestesses. Here it refers to self-proclaimed wise people. ऐसा माना जाता है कि गॉड अपना संदेश ओरेकल के थ्रू लोगों तक पहुंचाते हैं। यहाँ पर सर ओरेकल ग्रेशियानो उन लोगों के लिए बोल रहे हैं जो अपने आप को बहुत ज़्यादा समझदार समझते हैं और वे कहते हैं कि जब हम बोलेंगे तब बाकी सब चुप रहेंगे। नेक्स्ट रेफरेंस गोल्डन फ्लीस. इन ग्रीक माइथोलॉजी गोल्डन फ्लीस इज रेफर्ड टू एज अ फ्लीस ऑफ अ winged ram Chrysomelos. It was hung on an oak tree in a grove sacred to god Ares, guarded by a dragon in Colchos. Jason, a Greek hero, was sent by his uncle Peleus to fetch it. Bassanio compares Portia to Golden Fleece and himself to Jason in quest of Golden Fleece or Portia. ग्रीक माइथोलॉजी में गोल्डन फ्लीस या सुनहरे रंग की ऊन वो ऐसे एक जानवर की ऊन है जिसका नाम क्राइसिमेलोस है। यह गोल्डन फ्लीस कॉल्चोस में एक ओक ट्री पे लटक रही है और उसकी रक्षा ड्रैगन कर रहे हैं। यह जगह गॉड एरिस को प्यारी है या पवित्र है। जेसन एक ग्रीक हीरो है और उनके अंकल पेलियास ने उन्हें उस गोल्डन फ्लीस को लाने के लिए कहा है। तो बसैनियो यहाँ कंपेयर कर रहे हैं पोर्शिया को गोल्डन फ्लीस से और ख़ुद को वो जेसन से कंपेयर कर रहे हैं जो कि गोल्डन फ्लीस या पोर्शिया की तलाश में जा रहा है। नेक्स्ट रेफरेंस हेराक्लिटस.
Heraclius of Ephesus was a Greek philosopher. He was so depressed of human follies that he secluded himself on the mountains. He suffered from melancholy and was referred to as weeping philosopher. हेराक्लिटस एक ग्रीक फ़िलोसोफ़र हैं जो इंसान की गलतियों से इतने डिप्रेस्ड या दुखी हो गए कि उन्होंने अपने आप को अकेला करके माउंटेन्स पे चले गए और वहाँ पर भी वे दुखी ही रहते थे, इसलिए उन्हें वीपिंग फ़िलोसोफ़र भी कहा गया है। लेकिन यहाँ पर उनका रेफरेंस इसलिए दिया गया है कि जो पोर्शिया के लिए सूटर्स आए हैं उनमें एक काउंटी पैलेंटाइन हैं जो हैं तो बहुत ही यंग लेकिन हमेशा उदास और दुखी रहते हैं, तो उनकी कंपैरिजन हेराक्लिटस से की गई है और पोर्शिया उन्हें वीपिंग फ़िलोसोफ़र की उपाधि देती हैं। नेक्स्ट रेफरेंस सिबाइला। सिबाइला वॉज अ prophetess. She was granted a wish by God Apollo that she would live for as many years as the grains of sand held in her hand, and she was ageless old woman. सिबाइला एक प्रोफेटेस है। उन्हें गॉड अपोलो ने एक वर दिया था कि उनकी उम्र उतनी होगी जितने सैंड के दाने वो अपने हाथ में ले सकती हैं, इसलिए वे एजलेस ओल्ड वुमेन हैं। यहाँ रेफरेंस है पोर्शिया का जो बोलती हैं कि उनकी शादी उनके पिताजी के द्वारा बताई गई कास्केट की लॉटरी के हिसाब से ही होगी। अगर वो नहीं हो पाई तो चाहे वे सिबाइला की जितनी बूढ़ी हो जाए वे कुंवारी रहेंगी। नेक्स्ट रेफरेंस डायना। डायना मीन्स द ब्राइट गॉडेस. Diana was the goddess of the moon and of hunting. She was an emblem of chastity. She is also known as the virgin goddess. Portia alludes to Diana and says that unless I am married according to my father's will, I will die as chaste as Diana. Diana मून और हंटिंग की गॉडेस हैं और वे कुंवारेपन की भी गॉडेस हैं। तो पोर्शिया यहाँ पर उनके साथ अपने आप को कंपेयर करते हुए बोलती हैं कि अगर मेरी शादी मेरे फादर के विल के हिसाब से नहीं हुई तो डायना के जैसे मैं भी मरते दम तक कुंवारी रहूँगी। कैटो's daughter Brutus Portia. Portia is compared here to Portia, daughter of Roman statesman Cato and wife of Brutus, the Roman general and conspirator in the assassination of Julius Caesar. She was known to be beautiful and courageous. पोर्शिया की यहाँ पर कंपैरिजन हो रही है दूसरी पोर्शिया से जो कि रोमन स्टेट्समैन कैटो की बेटी है और ब्रूटस की वाइफ है। ब्रूटस एक रोमन जनरल है और उसने जूलियस सीज़र को मारने की साजिश रची थी। यह पोर्शिया बहुत ही सुंदर और बहादुर थी। बसानियो एंटोनियो को अपनी पोर्शिया के बारे में बता रहे हैं, उसकी खूबसूरती के बारे में बता रहे हैं, तो वो कहते हैं कि मेरी पोर्शिया ब्रूटस की पोर्शिया से कुछ कम नहीं है। फॉनिंग पब्लिकन. Publicans were tax collectors for the Romans and they were generally oppressive. They were hated by Jews because they were agents of Rome. Fawning means pleasing somebody by praising them. The expression fawning publican, however, seems contradictory, as publicans were not at all fawning. Shylock says that Antonio looks like fawning publican. He used to spit on him, but now he needs his help. फॉनिंग की मीनिंग है किसी की तारीफ़ करके उसे खुश करना, और पब्लिकन्स रोमन टैक्स कलेक्टर्स हैं। जूस उनसे नफ़रत करते थे क्योंकि वे रोम के एजेंट्स थे और उनसे टैक्स कलेक्ट करते थे। यहाँ पर फॉनिंग पब्लिकन एक कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म करके यूज़ किया गया है क्योंकि पब्लिकन्स बिल्कुल भी प्लीजिंग या फॉनिंग नहीं होते थे। शाइलॉक यहाँ बोल रहे हैं कि एंटोनियो फॉनिंग पब्लिकन की जैसे दिखता है, वह पहले उस पर थूकता था, अब उसे उसकी ज़रूरत है। नेक्स्ट रेफरेंस Jacob. Genesis has two stories of Jacob,
son of Isaac and grandson of Abraham, the founder of Jewish race. Isaac wanted to bless his elder son Esau after having tasty meat brought by him. Jacob's mother Rebekah overheard this conversation. She asked Jacob to fetch 2 goats and made the savory dish and asked Jacob to go to his blind father with the dish. In this way, Jacob, with the assistance of his crafty mother, got his father's blessings and became third possessor. जेनेसिस में जेकब की 2 कहानियाँ हैं। जेकब आइसैक का बेटा है और अब्राहम का पोता है। अब्राहम जिन्होंने जूइश रेस स्टार्ट की थी। आइसैक अपने बड़े बेटे ईसौ को कहते हैं कि वो उनके लिए एक स्वादिष्ट मीट की डिश तैयार करके लाएं और वे चाहते थे कि वो खाकर उसे आशीर्वाद दें। उनकी ये बातें जेकब की माँ रेबेका सुन लेती है और वो जेकब को भेजती है 2 बकरियां लाने के लिए। उसमें से वो बहुत ही स्वादिष्ट एक डिश तैयार करके जेकब को उस डिश के साथ के पिताजी के पास भेजती है जो कि ब्लाइंड है। तो इस तरह अपनी माँ की चालाकी की वजह से जेकब को अपने फादर के आशीर्वाद मिल जाते हैं और वह थर्ड पोसेसर बन जाते हैं, यानी वे थर्ड वारिस बन जाते हैं। In second story, Jacob and his uncle Laban entered into an agreement that Jacob would receive as wages the lambs which were born with spots or stripes during breeding season. Jacob arranged wooden rods in such a way that the shadow of the rods should fall on sheep. Consequently, most of the lambs were born spotted or striped and they became Jacob's property. जेकब के बारे में दूसरी स्टोरी में जेकब और उसके अंकल लबान एक समझौता करते हैं जिसके हिसाब से जेकब को उसका मजदूरी मिलेगी वो लैम्स जो पैदा होते हैं जिनके ऊपर स्पॉट्स या स्ट्राइप्स हों, पट्टे हों। तो ब्रीडिंग सीज़न के टाइम जेकब ने क्या किया, कुछ लकड़ियाँ ली और उनको इस तरह से रखा कि उनकी परछाई वो शीप उन मेंढों पर पड़े या शीप पर पड़े। तो जो भी नए बच्चे पैदा होते हैं उनके, तो वो स्पॉटेड और स्ट्राइप रहते हैं, तो वो सारे जेकब की प्रॉपर्टी बन जाते हैं। एक्ट 1 सीन 3 में जब एंटोनियो और शाइलॉक की बात हो रही है तो शाइलॉक अपना इंटरेस्ट लेने को जस्टिफाई करते हुए जेकब का जिक्र करते हैं। Our next reference, Hercules. In Greek mythology, Hercules was the bravest and the strongest hero. According to the legend, once Hercules was playing the game of dice with his servant Lichas. By chance, winning throw was made by Lichas and Hercules was defeated in the game. In Act 2, Scene 2, Prince of Morocco has apprehension that his name, fame, wealth and achievement will not be of any use by selecting the casket and an unworthy person may win Portia. ग्रीक माइथोलॉजी में हरक्यूलिस एक बहादुर और बहुत ही स्ट्रॉन्ग हीरो हैं और कहानी के हिसाब से हरक्यूलिस अपने नौकर लिचास के साथ एक बार गेम ऑफ डाइस खेल रहे थे। बाय चांस वो गेम लिचास जीत जाते हैं और हरक्यूलिस उस गेम में हार जाते हैं। तो वहाँ पर उनकी बहादुरी कुछ काम में नहीं आती है। वैसे ही प्रिंस मोरक्को को कास्केट सिलेक्ट करने के वक्त ये ख्याल आते हैं कि उनका नाम, उनकी शोहरत, उनका पैसा, उनके अचीवमेंट्स उनके किसी काम में नहीं आएंगे जब वो कास्केट चूज़ कर रहे हैं। हो सकता है कोई ऐसा पर्सन जीत जाए पोर्शा को जो उनसे कम लायक हो। द सिस्टर्स 3. The 3 sisters in Greek mythology were white-robed personification of destiny. The 3 sisters were Clotho, who spun the thread of life, Lachesis, who measured the thread of life allotted to each person, Atropos was the cutter of thread of life. They were commonly known as fate or destiny. They were supposed to appear
3 nights after child's birth to determine child's course of life. ग्रीक माइथोलॉजी में 3 बहनें जो सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं वो किस्मत को दर्शाती हैं या भाग्य को दर्शाती हैं। वो 3 बहनें थी क्लोथो जो ज़िंदगी के धागे को बुनती हैं, लेचेसिस वो धागे को माप के हर एक पर्सन को देती हैं, और एट्रोपोस जो ज़िंदगी के धागे को की कटर हैं वो कट करके दे रही हैं। तो इनको कॉमनली बोला जाता था भाग्य या किस्मत। वो बच्चे के जन्म के 3 दिन के बाद आती थी और बच्चे के ज़िंदगी का सफ़र भी तय करती थी। एक्ट 2 सीन 2 को थोड़ा ह्यूमरस बनाया गया है। इस सीन में लॉन्सलॉट के पिताजी गोबो उनसे मिलने के लिए आए हुए हैं और उन्हें रास्ते में मिलते हैं। लॉन्सलॉट अपनी असलियत उन्हें नहीं बताते हैं और उनके पिताजी अच्छी तरह से देख नहीं पाते हैं। जब गोबो उनसे शाइलॉक का पता पूछते हैं और बताते हैं कि उन्हें अपने बेटे से मिलने जाना है, तो लॉन्सलॉट उन्हें उनके साथ मजाक करते हैं और उन्हें बोलते हैं कि किस्मत कहो, भाग्य कहो या 3 सिस्टर्स के हिसाब से या किस्मत के हिसाब से उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है, वह अब ज़िंदा नहीं है। Our next reference, King Midas. In Greek mythology, King Midas was a wealthy king. His desire that everything he touched turned to gold was granted, but even his foot turned to gold. Bassanio, while selecting the casket, stands in front of the gold casket and expresses his opinion about gaudy gold. He says gold was a hard food for Midas and it entraps wise people also. ग्रीक माइथोलॉजी में किंग माइदास एक अमीर राजा थे। उनकी इच्छा थी कि वे जिस चीज़ को हाथ लगाएं वो सोने की बन जानी चाहिए। उनकी ये इच्छा तो पूरी हो गई, लेकिन जो उनका खाना था वो भी गोल्ड में बदल गया या सोना बन गया। तो बसानियो जब कास्केट चूज़ कर रहे हैं तो वो गोल्ड कास्केट के सामने खड़े होकर बोलते हैं कि वो देखने में तो चमकता हुआ है, पर वो गोल्ड किंग माइदास के लिए भी हार्ड फूड था, वो खा नहीं सकते थे। सोना अच्छे समझदार लोगों को भी अपने जाल में फंसा देता है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आवर नेक्स्ट वीडियो विल बी गिव मीनिंग ऑफ फ्रॉम MOV. So please subscribe, like and keep sharing. Please keep on sharing with your friends. Thank you.